मेरे हिसाब से तो ये गलत हुआ, इसके अंदर इसमें एरर है क्वेश्चन में। तो आगे देखते हैं। When preparing a sole trader financial statement, no adjustment was made for a prepayment at the end of the year. What is the effect of this omission? प्रीपेमेंट की आपने एडजस्टमेंट जो है वो पास नहीं की। तो प्रीपेमेंट में क्या होता है जी? करंट एसेट्स ओवरस्टेटेड एंड ओनर्स कैपिटल ओवरस्टेटेड। जब आप प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट पास नहीं करेंगे तो प्रॉफिट पे इफेक्ट आए। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो अंडरस्टेट हो जाएगा। और प्रॉफिट फॉर द ईयर, अच्छा कमीशन का इफेक्ट वो पूछ रही हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर वो पूछ रहे हैं। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवरस्टेटेड में क्या करना पड़ेगा आपको? एक मिनट इसको हटा दूं जरा मैं। जी, तो देखिए, नो एडजस्टमेंट वाज मेड फॉर ए प्री पेमेंट। जब प्री पेमेंट का मतलब एक्सपेंसेस में से आपने माइनस करना था, आपने एक्सपेंस में से माइनस नहीं किया हुआ। ठीक है जी, एक्सपेंस में से माइनस नहीं किया हुआ तो क्या होगा बेटा? आपका जो जो आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट है, वो आपका कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। और दूसरा करंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंस वो भी नहीं लिखेंगे आप, तो बी आंसर है। करंट एसेट भी अंडरस्टेट कर जाएंगे और ओनर्स कैपिटल भी अंडरस्टेट कर जाएगा। मैं दोबारा समझाता हूँ। जब आप प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री नहीं करेंगे, आपको पता है प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होता है, तो करंट एसेट अंडरस्टेट कर जाएंगे। दूसरा, एक्सपेंस में से माइनस नहीं करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ओमिशन क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा ओमिशन का? करंट एसेट अंडरस्टेटेड एंड ओनर्स कैपिटल भी अंडरस्टेटेड हो जाएगा। तो बी आंसर है इसका। A sole trader has not kept proper accounting for his first year of trading. What was the profit for the year? तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है उसने हमसे पूछा है। तो कैश फ्रॉम कस्टमर दिया है 70,000 का। ट्रेड रिसीबल है 4,000 के। कैश पे टू सप्लायर है 65,000 का। ठीक है जी। और ट्रेड पेबल्स हैं कितने? 2,000 के। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 20,000 की। और एक्सपेंसेस पेड आपको दिए हुए कितने? 3,000 के। तो आपको पता है कि प्रॉपर सेट क्या कहते हैं प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स अगर हम नहीं प्रिपेयर करते और पहला साल होगा, तो वही क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि यहाँ पे SLCA मैं बनाऊंगा। देखिए, SLCA जब मैं बनाऊंगा उसमें क्या होगा? ट्रेड रिसीबल जो है साल के एंड के वो 4,000 है। और कैश कितना रिसीव हुआ है मेरे पास कस्टमर से? 70,000। तो क्रेडिट सेल की अमाउंट में बस कितनी आ जाएगी बेटा? 74,000। ठीक है जी। इस तरह कैश पे टू सप्लायर 65,000 है। और ट्रेड पेबल कितने हैं? 2,000। ठीक है। कैरी डाउन ट्रेड पेबल्स तो 67,000 आपकी आ जाएंगी परचेजेस। परचेजेस में से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। यानी कि मैं अभी सॉल्व करता हूँ। अगर तो 74,000 सेल्स हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपकी परचेजेस हैं कितने की? 67,000 की। इसमें से माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, और वो कितने की है? 20,000। ये आपका आ जाएगा 47,000। अब 74,000 में से आप 47,000 माइनस कर दें, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 27,000। इसमें से माइनस कर दें एक्सपेंसेस जो पेड है, तो 24,000 आपका ए जो है वो आंसर आ जाएगा। ए आंसर है। व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर? दैट इज ए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है ना असल में। तो SLCA से आपने पहले निकाली सेल्स, फिर PLCA बना के आपने क्या निकाली? परचेजेस। फिर परचेज में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, ये सॉल्व करेंगे सेल्स। परचेज में से क्लोजिंग, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ गया। इसमें से 74,000 में से 47,000 माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 27,000 का। और उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 24,000। On 1st January, a sole trader inventory was valued at 4,500. On 14th April, there was a fire in his business premises. Up to 14th April, his sales were 24,600 and his purchases were 16,700. He worked on a markup of 33.33%. Goods which had cost 1,485 was saved from the fire. This included some goods which had cost 800, but as a result of the fire damaged, can now only be sold for 650. What was the total inventory loss for the business? तो बड़ा उसने कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन ये आपसे उसने पूछ ली है।
लेकिन जिस बच्चों को ये आता है, जिसने ये पढ़ा हुआ है इन्वेंट्री लॉस बाय फायर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो आपको आज आ सकता है आसानी के साथ। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए मुझे जाना पड़ेगा अपनी काम करने के लिए। ओपनिंग इन्वेंट्री 4500 है, सेल्स कितनी बेटा 24,600। इधर चलते हैं, तो सेल्स है हमारी, सेल्स हमारी कितनी है जी 24,600 और परचेजेज हैं 16,700। यहाँ पर मैं सेल्स लिख लेता हूँ जी 24,600, इसमें से लेस कर लेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें क्या आ जाएगी आपकी बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस लेस इन्वेंट्री लॉस, यही तो निकालनी है। और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री 4500 की है, परचेजेस 16,700 की है। परचेजेस कितनी है जी 16,700। इन्वेंट्री लॉस नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहता है 1485 है जो आग से बच गई थी, जिसमें शामिल है 800 की इन्वेंट्री, जो कि अब कितने की बिक सकती है 650। तो 1485 में से आप बेटा 800 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो डैमेज हो गई है ना, इसकी कॉस्ट 800 है। ठीक है जी, और प्लस कर देंगे इसके अंदर 650, तब उसकी वैल्यू असल में 650 रह गई। वो आपका आएगा 1335। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी 1335। ये हम माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और वो कितना है देखें, मार्कअप है हमारा 33.33%। मार्जिन में चेंज करके आप सेल्स पर अप्लाई करेंगे तो आपका जीपी जो है वो आ जाएगा 24,600 इंटू 33.333 डिवाइडेड बाई 133.333। ऐसी है ना, तो आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आपका आता है 615। ये आपका क्या आ जाएगा जी 6150। आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 24,600 6150 में से आप 24,600 में से 6150 माइनस कर देंगे तो आपका ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा 1845। इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा माइनस हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 19785 आपकी आ जाएंगी परचेजेस। परचेजेस कितनी आती हैं 19785। आपकी परचेजेस तो ज्यादा आ रही हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। वापस चलो सॉल्व पे, और कोई चीज तो नहीं है। अप टू 14th अप्रैल दे वर फायर। अच्छा, सेल्स 24,600 की है, परचेजेस 16,000, मार्कअप he worked on a markup of 33.33%. Goods which had cost 1485 was saved from the fire. This includes some goods which had cost 800, but as a result of the fire can now only be sold 650. तो हम 800 ऐड नहीं करेंगे, हम 650 शामिल करेंगे ना, जैसे कि मैंने बताया। यानी 1485 में माइनस कर देंगे 800 और प्लस कर देंगे 650, तो 1335 आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं, वापस चलते हैं, कैलकुलेशन में शायद मुझसे कोई गलती हुई हो। ओपनिंग इन्वेंट्री 4500 है आपकी, हाँ ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस नहीं की ना मैंने, तो 18450 प्लस 1335 माइनस 4500, तो ये आपके पास आ जाएगा 15285। 15285 आपके पास आ गई परचेजेस। अब जो डिफरेंस है बेटा वो आपकी इन्वेंट्री लॉस बाय फायर है, और वो है 1415 की। ये आपके पास आ गई 1415 आपकी इन्वेंट्री लॉस बाय फायर हमने फाइंड आउट कर ली। यानी परचेजेस का और जो नेट परचेजेस का डिफरेंस है ना, वो आपकी इन्वेंट्री लॉस बाय फायर जो है वो निकल आएगी। सी आंसर है 1415। सी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी थोड़ा टेक्निकल था, इसमें कोई शक नहीं है।
उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ये 18450 में ऐड कर दें आप 1335, ये आ जाएगा 19785। ये वाला मैं बता रहा हूँ 197। फिर इसमें से 4500 माइनस किया मैंने रिवर्स, तो मेरे पास आ गया 15285। अब 15285 और 16700 में जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री लॉस बाय फायर, तो वो हमारा फाइंड हो। ये मुश्किल था पार्ट। विच आइटम वुड अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डिसोल्यूशन अकाउंट, ये नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, आपके कोर्स में नहीं है। जे एंड के आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग रेजिडुअल प्रॉफिट loss in the ratio of 7:3. Their fixed capital accounts have balance of J 40,000, 60,000, interest 10% है. J is paid a salary of 40,000 per year, profit 2 लाख है. What was each partner's total share of the profit for the year? तो बेटा टोटल शेयर पूछ रहा है वो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट 2 लाख जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, उसमें से बेटा सैलरी माइनस करेंगे 40,000 की, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 40,000 पे 10% 4,000, 60,000 पे 10% 6,000, तो 10,000 वो भी माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख में से 50,000 आप माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। उनकी रेशियो कितनी है, 7/10 और 3/10, तो 1,50,000 इंटू 7/10 वो आता है 1,05,000, और इंटू 3/10 अगर हम करें तो वो बाकी आपके पास जो है वो आ जाएगा 45,000। अब इसका शेयर कितना बनेगा जे का, एक तो इसका है ना 1,05,000, 1,05,000 ये है, और बाकी 40,000 किसको जो है वो सैलरी भी मिल रही है, तो कितना हो जाएगा इसका 1,45,000, 1,45,000, और 4,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, तो 149,000 इसका आ जाएगा। जबकि के का जो है 45,000 उसकी जो है वो है, और सेल उसको मिल रही है इंटरेस्ट, उसको मिल रहा है 6,000, 51,000 उसका आ गया। सी आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। मैं रिपीट करके दिखाता हूँ आपको, देखें। जो इसका प्रॉफिट शेयर बनता है ना वो है 1,05,000, प्लस हमने इसको देना है उसमें जो उसकी सैलरी भी आ रही है ना सब में, 40,000 की सैलरी, और प्लस हमने इसको देना है जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये शेयर आपका आ जाएगा किसका, 149,000 जी का। और पे का क्या बनेगा, 45,000 प्रॉफिट शेयर है, प्लस 6,000 इसका आपका है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 51,000 टोटल प्रॉफिट शेयर है वो जे का बने, पे का बने। रिटायरमेंट का है, ये नहीं आएगा। Draft financial statement for a company showed a balance of retained earnings of 1,70,000 at the year end. The following information was then discovered. And irrecoverable debts of 25,000 should have been written off. तो वो 25,000 इसमें से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। Ordinary share dividend had been paid but not recorded, 30,000 भी माइनस कर देंगे। और closing inventory was undervalued by 15,000, तो closing inventory आपने कम लिखी है, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई है और आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो 15,000 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 55,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, और 15,000 ऐड कर देंगे, तो 1,30,000 आपका आंसर आ जाएगा। सी इज गोइंग टू बी द आंसर। कैसे, 1,70,000 माइनस 25,000 क्रेडिट्स, माइनस जो डिविडेंड आपने पे किया 30,000, नहीं पे किया सॉरी, रिकॉर्ड नहीं किया, वो माइनस होगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपने अंडर वैल्यू की है ना, ये आपकी ऐड होगी। सर ऐड क्यों होनी है, मैं आपको अभी बता देता हूँ ऐड क्यों होनी है। बेटा इसकी एंट्री देखें, क्या करेंगे हम, अंडर वैल्यू का मतलब है आप एंट्री करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो 15,000 से आप वापस ऐड करना पड़ेगा। या आप ऐसे कह लें क्लोजिंग इन्वेंट्री कम लिखी है तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई है, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो गई है तो प्रॉफिट कम हो गया है, तो उसे ठीक करने के लिए प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा 15,000 से। कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए, रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है, बोनस इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 2 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड ऑन 1 जनवरी। ठीक है जी, हमने इशू किए हैं 2 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड, 1 for 2, 1 लाख है, ठीक है ना, तो 50,000 हो जाएंगे, 1,50,000 हो जाएंगे। फिर राइट इशू कर रहे हैं 50,000 शेयर एट 1.25 ईच, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, तो 50,000 और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, ये 2 लाख हो जाएगा आपका।
और प्रीमियम भी आपका आ जाएगा 50,000 इंटू 0.25 से 12,500। ट्रांसफर कर रहे हैं 25,000 टू क्रिएट ए जनरल रिजर्व। वो रिटेन अर्निंग में से आप माइनस करके जनरल रिजर्व में डाल देंगे और डिविडेंड 11,250 वॉज पेड। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 68,500। व्हाट वाज द टोटल शेयर होल्डर इक्विटी एट 31 दिसंबर? टोटल शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो पूछ रहा है 31 दिसंबर को हमारी क्या हो। तो बड़ा सिंपल है, आप कैलकुलेट करके इसको आसानी से जो है वो कर सकते हैं। आप 195,000 जो आपका है पहले से इक्विटी का टोटल, ठीक है ना, इसमें आप क्या कर देंगे बेटा, पहले बोनस शेयर ऐड कर दें। ठीक है जी, जो बोनस शेयर आप इशू कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बोनस शेयर से इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि 50,000 हमें ऐड करने की जरूरत है सच नहीं है। 4,000 इशू हो रहे हैं लेकिन पैसे कहाँ से निकलेंगे, 95,000 में से कम हो जाएंगे और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। ये जो 50,000 इंटू 1.25 है ये हम ऐड करेंगे इसमें, 25,000 जो है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जर्नलिज्म में पैसे चले जाएंगे और रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएंगे, बात तो फिर वही आ गई। और डिविडेंड माइनस कर देंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 195,000 में कि जो आपके 62,500 राइट शेयर ऐड कर देंगे, 11,250 माइनस कर देंगे और 68,500 प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बिजनेस बाइज गुड्स फॉर रीसेल पेइंग बाय चेक रादर देन बाइंग ऑन क्रेडिट, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द करंट रेशियो एंड द लिक्विड रेशियो? चीजें इन्वेंट्री खरीद रहे हैं आप पेइंग बाय चेक रादर देन बाइंग ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्री बढ़ रही है और बैंक जो है वो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो करंट रेशियो में तो बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करंट रेशियो में करंट एसेट्स आते हैं और करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है और बैंक भी करंट एसेट है वो कम हो रहा है। ठीक है जी, और लिक्विड रेशियो जो है वो आपकी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री जो है जब आपकी बढ़ जाएगी, बैंक जो है आपका कम हो जाएगा, तो इन्वेंट्री तो आपको पता है आती ही नहीं है। इन्वेंट्री तो आपकी आती ही नहीं है किसमें, लिक्विड रेशियो में। तो इन्वेंट्री जब आप माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो आपके करंट एसेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएंगे, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज कर जाएगी उतने से, और जब आप माइनस करेंगे तो आपके करंट एसेट लिक्विड एसेट कम हो जाएंगे, क्योंकि शामिल नहीं करेंगे ना इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से, तो आपकी लिक्विड रेशियो जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये आंसर आपका क्या बनेगा, सी। सी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये एमसीक्यू नंबर 20 है। फिर ये नॉन करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालनी बेटा, सेल्स ओवर नॉन करेंट एसेट्स आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन नॉन करेंट एसेट आपने लेनी नेट बुक वैल्यू पे। तो 4 लाख, 4 लाख माइनस 2,80,000, 1,20,000 आएंगे, और सेल्स कितनी है, 9,80,000, तो 9,80,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, तो आपकी नॉन करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो का आंसर जो है वो आ जाएगा। बाकी फिर कल इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे एमसीक्यू जो है वो ये लेबर के आ रहे हैं, फिर उसके बाद